नमस्कार साथियों, कुछ कहती हैं किताबें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर। दोस्तों, स्मिता कर्नाटक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और डीएसबी के गलियारों से आपकी नई अ, किताब प्रकाशित हुई है और काफ़ी चर्चाओं में है। इससे पहले देहरी के पार किताब आपकी आ चुकी है, जो कि राजस्थान के खासकर जैसलमेर जोधपुर के यात्रा संस्मरणों का आपका उसमें लेखा जोखा है, जो कि दो सहेलियों की यात्रा है। वो भी काफ़ी यूनिक किताब थी और ये भी जो भी कोई डीएसबी कैंपस से पढ़ा है वो इसको बिल्कुल दिल से लगा के बैठा हुआ है और बहुत इंजॉय करके पढ़ रहा है इस किताब को। और हम जो तमाम सारे लोग नैनीताल से जिनका केवल घूमने का वास्ता है, हम भी बहुत खुश हो रहे हैं कि अच्छा ऐसा था नैनीताल, और अब अगर दोबारा जाएंगे तो इस किताब से शायद हम उन चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। तो हम लोग भी काफ़ी इंजॉय करके इस किताब को पढ़ रहे हैं और बहुत ही लयात्मक तरीके से, काफ़ी चित्रात्मक तरीके से, बहुत रूपकों के साथ इस किताब को बहुत सुंदर तरीके से आपने लिखा है। बहुत पुरानी यादों को ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कल की ही बीती बातें होंगी। तो स्मिता जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मिता जी। थैंक यू। जी। तो आपने पिछली बार कहा था कि किताब का आना कुछ बच्चे से कुछ उपमा आपने की थी शायद ना, तो दूसरी किताब का आना आपको कैसा लग रहा है? दूसरे बच्चे जैसा। आसान, दूसरा बच्चा पैदा करना और पालना दोनों ही बड़े आसान हाँ, होते हैं, ये तो है। क्योंकि अभ्यास हो चुका होता है ना? हाँ। तो आपने जैसे कि इसकी बुनियाद में इसकी भूमिका में भी लिखा है, इस किताब के जन्मने की नींव की कहानी। तो आपको लगता है कि हम सबके भीतर कुछ कहानियाँ होती हैं, बस किसी बहाने वो बाहर आना चाहती हैं और ऐसे कुछ माहौल अगर मिलता है तो फूट पड़ती हैं। तो थोड़ा-सा इसकी बुनियाद के बारे में बताइए? हाँ, इसकी तो बुनियाद वही इसका ज़िक्र मैंने इस किताब में भी किया है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि बहुत समय के बाद एक तो क्या हुआ कि जब हम लोग कॉलेज से निकले, उसके बाद आपको पता है वो चिट्ठी-पत्रियों का ज़माना था हुँ। और फ़ोन भी सबके यहाँ थे नहीं। तो सारी जो हम लोग लड़कियाँ थीं, सब इधर-उधर बिखर ही गई थीं। उसके बाद ये सोशल मीडिया के ज़माने में जब हम दोबारा से मिले, तो फिर से हम लोग का एक ग्रुप बना। तो उसने एक किस्सा सुनाया था, मेरी एक फ्रेंड है शशि जोशी जो लखनऊ में रहती है, कि हम लोग बारिश आई होगी पहले, तो हम लोगों ने छाते खोल रखे थे। जैसे ही ब्रुकहिल की चढ़ाई पे हम लोग थे, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग उन दिनों हुआ करती थी, हाई कोर्ट। तो धूप आ गई थी, लेकिन हम लोग को आपस में हम लोग इतने बिजी थे बात करने में कि हम लोग को पता ही नहीं चला कि धूप आ गई है। हम लोग की छाता खुली हुई थी। हुँ। ब्रुकहिल हॉस्टल के पास हम जैसे ही पहुंचे तो वहां से सारे लड़के एक साथ चिल्लाए कि धूप आ गई, धूप आ गई। मुझे ये तो बड़ी किस्सा, शर्मिंदगी फ़ील। हाँ, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये बात बिल्कुल याद नहीं थी, बिल्कुल भी याद नहीं थी। उसी ने जब याद दिलाई तो मैंने उस पर छोटा सा एक राइट अप लिख करके, मेरे ख्याल से एक पैराग्राफ 15-20 लाइनों का वो लिखा और वो अपना जो हमारा ग्रुप है उसमें शेयर किया। तो उन लोगों को बड़ा मज़ा आया पढ़ के, ये तो बड़ा मज़ेदार तूने लिखा है। फिर मैंने उसके बाद ये लिखना शुरू किया। तो एक तरह से इसकी जो नींव है वो शशि जोशी ने डाली है। क्या बात है! लेकिन उसको मैंने ऊपर चिनाई की है केवल। और आपने लिखा भी है कि चिनाई कितनी आसान और तेज़ी से हो जाती है, बस हाँ। बुनियाद ज़रूरी है। जी। तो आपने समर्पित भी इसको मतलब इस अंदाज में लोगों को किया है कि ये भई आप ही की किताब है। तो कहीं न कहीं आप एक पाठक या एक सुनने वाले की भूमिका में आपने खुद को मतलब ये आपका बड़प्पन है कि आप हम्म। रख रही हैं। और आपने इसे हर उस प्रेमी को समर्पित किया है जो मतलब इतनी शिद्दत के साथ उस शहर को चाहता है हम्म। कि उसको टूटते हुए नहीं देख सकता। तो आपने उसको पहला प्रेम भी नैनीताल को अपना कहा है। हम्म। और आपने ये भी कहा कि मतलब अपनी पोस्ट में लिखा था कि मैं इतनी दूर से वहाँ की पहाड़ियाँ देखती हूँ और उसे हम्म। तबाह होता हुआ देख रही हूँ। तो बहुत वो बुरा लगता पीड़ा है, मतलब बहुत बहुत पीड़ादायक है वो। अब हुँ, जिस हालत में वो है और जो हालत उसकी दिन ब दिन होती जा रही है, हुँ, वो देखना बहुत कष्टदायक है हम लोगों के लिए, जिन लोगों ने आज से 30-40 साल पहले का नैनीताल देखा है। वाकई बहुत कष्ट होता है देखकर। हुँ, हुँ। और बताइए कि कैसे फिर लिखना शुरू किया और पहला आपने इसका जो पहला जो बोलते हैं कि पहला लेख शुरुआत किस दिन से की? और तब क्या सोचा था कि इतना कुछ लिख पाऊँगी? ये अ, सब चीज़ें संस्मरण मतलब आपके ज़हन में आती रहेंगी हम्म। परत दर परत? नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं इसको लिखूंगी ही। बस वो जो मैंने छोटा सा एक राइट अप लिखा था, उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा लिखना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि ये तो जब हम लोग जब नैनीताल पहुंचे थे तब से इसको वहां से मैंने जैसे इसको शुरुआत की है।
और इसको मैं सच बताऊं, ये तो चैप्टर वाइज मैंने अब किया है, वरना ये एक छोटे से लघु उपन्यास की तरह मैंने लिखा था। अच्छा। तो उसमें तो और भी कई सारी डिटेल्स थी कि नैनीताल की खोज कैसे हुई, जो पी बैरन और ये सब, अच्छा, इनका अच्छा। सारा जिक्र था उसमें। वो काफी मतलब एक छोटा लघु उपन्यास हो गया था वो। तो फिर तब्दील कैसे किया फिर इसमें? फिर ये हुआ कि जो इसके प्रकाशक हैं समय साक्ष वाले, वो मुझे यहाँ मिले थे। यहाँ पर एक जो किताब कौथिक हुआ था प्रवीण भट्ट जी। लास्ट, हाँ, हम्म, प्रवीण भट्ट जी। तो उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ लिख के दीजिए संस्मरण जैसा, जैसे गीता दी ने मल्लियों की डाल लिखा है। और ऐसे ही आपने चैप्टर इसमें उसका वाइज, जिक्र भी किया है जगह पे। हाँ, तो चैप्टर वाइज जैसे कुछ करके हमें दे दीजिए। तो मुझे लगा कि ये एक तरह से संस्मरण ही थे। तो फिर मैंने उसको एडिट किया। बहुत मुश्किल था मुझे उसको एडिट करना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक लघु उपन्यास से निकाल के चैप्टर वाइज उसको करना काफ़ी मुश्किल था। मुझे 2-2.5 महीने लगे कि क्या छोड़ूं और मैं क्या लूं इसमें से। तो ये कहीं अन्याय तो नहीं हुआ आपकी लेखनी के कुछ साथ कुछ कि हाँ? तो पता वो नहीं, तो लघु उपन्यास के रूप में ही क्यों नहीं वो प्रकाशित करना चाह रहे थे? मैंने उनसे कहा भी नहीं कि आप इसको ऐसे करिए। ओके। तो मुझे लगा कि शायद चैप्टर वाइज थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा, अलग अलग एक कहानी हो जाएगी, तो शायद और भी ज्यादा आसान पढ़ना इसको होगा। क्योंकि आजकल आपको पता है कि इतना धैर्य बहुत कम लोगों के पास रह गया है। हाँ। आपने देखा होगा वो छोटी छोटी रील्स ज्यादा लोग देखते हैं। लंबी लंबी कोई अच्छी कुछ चीज होगी तो उसको देखने में लोगों को वक्त लगता है, उतना धैर्य नहीं है। तो ये किसी बड़े उपन्यास की रील ही है ये किताब भी, और हाँ, एक सीटिंग में हम इसे पढ़ गए, है ना? और मन नहीं कर रहा था कि रखें, पूरा ही करके दम ले, और मन तो ये भी था कि इसकी अगली अगर किस्त आई होती तो उसको भी हम पढ़ डालते। ये मुझे, आप शायद तीसरी या चौथी हैं जिसने ये कहा है कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए। मतलब इतनी जिज्ञासा थी कि इसके बाद क्या हुआ, हाँ। और आखिरकार लेखिका का क्या हुआ, ये हम सबसे ज्यादा जानना चाह रहे थे। लेखिका का तो कुछ नहीं हुआ, एमए कर लिया। हमें लगा था कि वो किसी अंग्रेजी की कहीं से प्रोफेसर से शायद सेवानिवृत्त होने की कगार पे होंगी। क्योंकि जितनी जहीन और जितनी शानदार अंग्रेजी आपकी उसमें थी, जो आपने कुछ डायलॉग्स भी उसमें लिखे हैं, और ये होता भी था उस समय भी, अंग्रेजी जो पढ़ रहा है, अंग्रेजी साहित्य, तो उसकी परिणति कहीं ना कहीं इसी रूप में हो सकती थी। तो उसको हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे कि उसके बाद आपका जीवन कैसा रहा। लेकिन आपके जीवन को जानने की उत्सुकता ये किताब बनाए रखती है, और खासकर जो कुछ हमारे जानने वालों का जो चित्रांकन इसमें मिलता है। अशोक दा को हम सबसे आखिरी में मैं मालूम चलता है कि अच्छा ये अशोक दा थे, और कमल दा के किस्से सुनकर बहुत आंखें भी नम हो आई। और कमलदा तो हैं ही इसी तरह के, जो आपने उसमें लिखा था कि अपना किया धरा किए कराए पे पानी फेर दें। वो किस्सा बहुत शानदार था। तो मैं चाहती हूँ कि उसके बाद आप बताएं कि जब आप लिखने बैठी तो अच्छा, उपन्यास से आपने इसको फिर इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो कैसे, आप थोड़ा सा बताइए कि जैसे कि फेसबुक पे कई लोगों ने टिप्पणियां की हैं कि उदारीकरण से पहले का जो नैनीताल था उसके दर्शन एक तरह से आपने करा दिए पूरे, और एक तरह से जो मध्यम वर्गीय परिवारों में जो तमाम सारी बंदिशें, जो स्टेटस सिंबल से लेकर जो नैतिकता की तमाम सारी चीजें होती थी, उनसे कैसे उस समय के बच्चे डरे हुए होते थे। और मतलब एक तरफा प्यार, और कभी इजहार ही नहीं करना, और हमें मतलब वो जो माहौल था, सच में आपने वो पूरा जीवंत इसमें किया है, और उसको जिया भी है आपने भरपूर ना। तो कैसा था उन यादों को समेटना? वो यादें तो मुझे अब इस उम्र में जाके लगता है कि वो वाकई बहुत अच्छे दिन थे हम लोगों के, और बहुत सरल। एक आज के जीवन के हिसाब से देखें तो वो जीवन हमारा बहुत सरल था, बहुत सादा था, और यही इसकी शायद खूबसूरती भी थी। आजकल जो बच्चे हैं, मतलब कॉलेज गोइंग, उनके पास तमाम सुविधाएं हैं, उनके पेरेंट्स का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, मतलब सभी कुछ है उनके पास, सारी सुविधाएं मौजूद है, और पेरेंट्स उनको समझते भी हैं। और हमारे टाइम पर तो हम कुछ भी छोटी मोटी बात अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते थे ना। आजकल तो बच्चे सब कुछ शेयर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं देखती हूँ कि आजकल के बच्चों में और हमारे उस टाइम का जो हम लोग कॉलेज गोइंग लोग थे, हम लोग के जीवन में जो अंतर है, मतलब वो जो मुझे लगता है हम लोग के जीवन में सुख जो था ना, कि अपनी सहेलियों के साथ हम लोग वक्त बिताते थे, किसी के भी घर हमें फोन करके जाना ही नहीं होता था, क्योंकि फोन किसी के पास था ही नहीं। किसी के भी घर पहुंच जाते थे, आपस में हम लोग एक दूसरे से जो संवाद था वो ज्यादा बेहतर था। बिल्कुल आज के मुकाबले आभासी दुनिया नहीं थी, जो थी सामने थी। बिल्कुल। शर्मिला टैगोर का आपने एक जगह जिक्र किया है
तो मुझे लगा कि शर्मिला जी आपसे इसलिए नाराज होगी कि आपने उनको मिसेज पटौदी मिसेस बोल दिया, पटौदी बोल दिया। क्योंकि एक स्वतंत्र पहचान वाली महिला को शायद हाँ, ये नागवार गुजरा हो। बिल्कुल। तो कैसा था उस समय का अनुभव जो आपने बयान किया है? अरे वो तो मुझे लगता है, ऐसे लगता है कि अभी कुछ ही समय, कुछ महीनों पहले के जैसे बात थी। हुँ। तो मैं क्लास 6 में पढ़ती थी मेरे ख्याल से उस टाइम पर, या हुँ। 7th में रही होंगी शायद, हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो शेरवानी लॉज, जो शेरवानी हिल टॉप इन अब हो गया है वो एक बिल्डिंग, हुँ। शेरवानी लॉज तो वो जगह है, वहाँ पर वो आई हुई थी। तो जो मिस्टर पटौदी हुँ, नवाब हुँ। पटौदी वो नीचे से आए, जैसे हुँ, हमारे ऐसे बगल से निकल के गए। हुँ। अब इतना तो वो एक फोटो, मतलब उन दिनों तो टीवी था नहीं, तो जितनी भी अखबारों में या उसमें जो एक फ़ोटो खेल आती थी? पत्रिका आती थी उसमें हुँ। कभी देखी हो। और वो मेरे मतलब होश संभालने से पहले के क्रिकेटर थे एक हुँ। तो मैं एकदम से पहचान नहीं पाई उन्हें। हालांकि क्रिकेट का शौक था क्योंकि भाई को था। हुँ। तो दूर से हम देख रहे हैं बड़े आराम से कि हाँ एक है कोई वहाँ पे, उसकी नानी भी है, बच्चों की 2-3 बच्चे हैं। वो मैं सोची यही है क्या, क्योंकि पर्दे पे वो कुछ हाँ। और दिखती है, सामने हुँ। एकदम से ऐसे बिना मेकअप के आप देखिए तो वो हुँ। कुछ और नजर आती है। हुँ, हुँ। तो जब वो आने लगी तो जो मेरे साथ थी सुनीता, तो उसने कहा यही है, तू एकदम से इसको ले लेना ऑटोग्राफ। हुँ, हुँ। उसको ये लग रहा था कि पहले ही मैंने पटौदी को तो ऐसे ही बगल से जाने दिया, तो उनको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मिसेस हुँ। पटौदी कहना। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। अपनी तरफ से बहुत तमीज दिखा के पूछा था। आपको ऐसा नहीं लगा कि ये जो यादें आप लिख रही हैं, क्यों ना वहीं पर किसी होटल में रहकर इन यादों को लिखा जाए? क्या ऐसा कुछ ज़हन में आया? नहीं, वो अपना, मुझे लगता है हाँ। अपना घर और अपने घर में भी अपना कमरा हुँ, सबसे अच्छी जगह होती है हुँ। इस तरह के काम करने के क्या लिए। बात है! जैसे जिस घर में आप रहते थे, क्या आपने देखा कि वो अभी है क्या या है, हुँ। लेकिन मैं 1-2 बार अभी जनवरी में भी हम लोग नैनीताल गए थे, तो मैं उस इलाके में गई जहाँ हम लोग रहते थे। मुझे बहुत मुश्किल हुई वो घर खोजने में, ओह! बहुत मुश्किल हुई। हुँ, क्योंकि जहाँ पर हमारा घर था, जैसे आपको पता है कि जैसे पहाड़ी जगह पे होता है ना कि पत्थर की वो होती है, दीवार सी होती है, उसके ऊपर घर बने हैं, हुँ, जहाँ पे जगह है। वहाँ पे था तो वो पत्थर की जो दीवार थी उसको हटा के वहाँ भी शॉप्स बन गई हैं। और वो घर जैसे ऊपर से टिन शेड था वो हुँ, पक्का है। हुँ, और अगल बगल इतने घर बन गए हैं, जहाँ नीचे हम लोग खेलते थे, सड़क थोड़ी सी चौड़ी थी, उसके नीचे जो खाली जगह थी हुँ, वो पूरी भर चुकी है, पूरी भर चुकी है। मुझे समझ नहीं आया, बहुत मुश्किल से मैंने अंदाजा लगाया कि हाँ ये घर हमारा था। हुँ। बहुत मुश्किल हुई मुझे उसे तो खोजने इसीलिए में। निराशा होती है नैनीताल बहुत को निराशा देखकर होती है। कि किस तरह तभी से कहते हैं ना कि दोबारा जहाँ से आप आ गए उसको दोबारा उस तरह हुँ, से देखने जाना नहीं चाहिए कभी। नहीं देखना चाहिए वाक़ई क्योंकि जिस तरह के हालात बना दिए गए नैनीताल के तो अभी भी ये मतलब एक आपके लिए एक संवेदना वाली चीज़ है कि या तो ना ही जाऊँ या अच्छा ही हाँ, देखूँ, हाँ, बिल्कुल। है ना? तो आप जब आपने अपनी सेहत का ज़िक्र एक जगह पे किया है शायद साड़ी पहनते हुए या कुछ, तो आप इथोपिया के अकालग्रस्त उन प्रतीकों को आप ले रही हैं, तो हाँ, कितना गहरा एक तरह से व्यंग भी है, आलोचना भी है इसमें और एक वैश्विक दृष्टि भी आपकी दिखाई देती है। ये मैं बताऊँ, इथोपिया वाली जो ये बात मैंने लिखी है, ये हुँ, मेरे दिमाग में थी। मेरे दादा थे, अभी वो नहीं रहे, यूएस में थे हुँ, डॉक्टर। तो उन दिनों जब वो चिट्ठियाँ, बहुत अच्छी चिट्ठियाँ लिखा करते थे, हुँ, बहुत सुंदर उनकी राइटिंग थी, मोती जैसी। तो एक बार जैसे वो 2 तरह की चिट्ठियाँ जाती थी ना, एक तो वो सफ़ेद लिफ़ाफ़ा जिसमें बाय एयर मेल लिखा जाता था, वो होता था। और हुँ। एक ना अंतर्देशीय? अंतर नहीं, वो ब्लू कलर का ही होता था जो हाँ, विदेश भेजा जाता था, एक और अंतर्देशी की तरह से, अच्छा। थोड़ा लंबा सा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। हुँ, तो वो, तो एक बार मेरी जो छोटी दीदी हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी होगी उनको, और वो शायद निकाला होगा जहाँ से भी, तो मुड़ा सा था काफ़ी, मुड़ गया था लिफाफा। तो हुँ, उन्होंने जब चिट्ठी लिखी थी तो उनकी जब चिट्ठी वापस आई, मतलब दादा ने जब वापस रिप्लाई दिया उस चिट्ठी का, तो उन्होंने लिखा कि हाँ उसकी भी चिट्ठी मिली थी, और लिफाफा देख के लग रहा था जैसे इथोपिया के अकालग्रस्त इलाके से ओह! लिया। वो चीज, वो जो दिमाग शब्द थे वो हाँ, मेरे दिमाग में थे। हुँ। तो जब मैं ये लिख रही थी तो मेरे दिमाग में एकदम से वही बात आई, तो मैंने अ, वो लिखा इसलिए। बिल्कुल और भी आपकी बहुत सारे आपके सटाइर्स थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो मतलब कैसे आपकी ये शैली आपकी विकसित हुई है? क्योंकि इतनी सारे रूपक, उपमाएँ और प्रतीकों के ज़रिए आप अपनी बातों को कहती हैं।
ऐसा लगता है कि कोई पद्य आपने कविता कोई गद्य के रूप में लिखी है या इस तरह का। इतनी बुनावट इतनी सुंदर, ये क्या शुरुआत से इसी तरह की शैली थी आ, या ऐसी लिखते रही पढ़ते? होगी नहीं, हाँ। मुझे लगता है ऐसे ही रहा होगा। हुँ, क्योंकि मैंने कभी असल में, कुछ लोग होते हैं ना जिसको मतलब दूसरों को कहना पड़ता है कि हाँ तुम ये करो, हुँ, मैं शायद उनमें से हूँ। क्योंकि मेरी जो हिंदी की टीचर्स थी स्कूल में, वो भी कहती थी, जब हम लोग, आपको याद होगा वो लिखते थे ना कविता का संदर्भ हाँ, प्रसंग हाँ। या निबंध लिखते कितना थे, सुंदर होता था हमारे टाइम पे। बहुत अच्छा होता था वो। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। हाँ, व्याख्या उसके बाद। हुँ, और या फिर जो निबंध लिखे जाते थे, हुँ, तो मुझसे कहती थी कि तुम साइंस मत लेना कभी, हुँ, आर्ट साइड लेना और हुँ, लिटरेचर लेना। तो मुझे लगता था कि क्यों कहती, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था, हुँ, क्योंकि घर में कोई भी आर्ट साइड वाला नहीं था। तो मुझे हुँ, लगता था उन लोगों को देख के कि नहीं, जो कुछ होता है साइंस में ही होता है, आर्ट साइड में कुछ नहीं होता। हुँ, तो धीरे 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 फिर जब मेरे को बाद में 12th में आके लगा कि नहीं, मेरे को तो लिटरेचर ही लेना है, हुँ। तब फिर वो कहीं रहा होगा अंदर। और बाकी अंग्रेजी साहित्य अगर आपने पढ़ा तो तमाम सारी कविताएँ आपने पढ़ी होंगी हाँ। उस समय के राइटर्स की। तो उसके बाद भी क्या लिखना फिर आपने जारी रखा, कविताएँ वगैरह ये सब, या अ, मुझे लग रहा है छोड़ दिया आपने चीज़ें? हाँ, वो बहुत टाइम तक। आपने हमारी लेखिका के साथ बहुत अन्याय किया। हाँ, कभी-कभी मुझे लगता है, और अभी भी हाँ, मैं कभी-कभी खुद को कोसती हूँ कि मैं कभी-कभी अभी भी बहुत आलसी हो जाती हूँ। हुँ, बहुत सारा काम मुझे लगता है कि अभी किया जाना बाकी है, हुँ, और जो मुझे करना भी है। तो मुझे लगता है कि वो मुझे आलस कब मेरा जाएगा मुझे मालूम नहीं है। पर मैं हुँ। कोशिश करती हूँ कि वो जाए और मैं अपना काम करूँ, जो मेरे हाथ में अभी मैंने सोचा हुआ है, जी, वो आगे बढ़ाऊँ तो उसे। भविष्य की कुछ योजनाएँ मैं चाहती हूँ कि आप बताएँ अ, तमाम श्रोताओं को। योजनाएँ तो क्या, कुछ कहानियाँ हैं जो लिखी हुई हैं, तो वो तो एक साइड है, लेकिन एक अ, उपन्यास है जो मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ। हुँ, और वो भी कुछ संस्मरण के तरीके से ही लिखा जा रहा है, क्योंकि उसकी बुनियाद भी एक मतलब याद ही हुँ, है। हुँ, हुँ, तो जैसे इसकी बुनियाद एक याद थी, तो वैसे ही उसकी बुनियाद भी मेरे पिताजी की बताई हुई कुछ एक दो, ज़्यादा नहीं, जैसे इसकी बुनियाद भी एक ही याद है, हुँ। वैसे ही उसकी बुनियाद भी एक दो बातें जो पिताजी ने कभी बताई थी, वो हैं। तो लिखते-लिखते वो फिर तो कहाँ वो पहुँचेंगी आपको भी नहीं पता। हाँ, अभी तो कुछ नहीं, उसका क्योंकि अभी डेस्टिनेशन तो कुछ नहीं मैं पता। बिल्कुल उसके शुरुआती चरणों में हूँ। हुँ, बिल्कुल। तो वो अगर होगा तो फिर जी। बड़ा हमें काम हमें लगता है कि ये आपकी ऑटोबायोग्राफ़ी का एक एक संस्करण है ये, है। और इसके पहले की, इसके बाद की भी चीज़ें आएँ तो वो हम पूरा एक आत्मकथा के तौर पे इसको पढ़ें। ये हम पाठकों की इच्छा है। हुँ, क्योंकि आपकी बनावट इतनी सुंदर है तो इस बहाने हम उस दौर को भी समझ पाएँगे। जैसे आपकी इस हाँ। रचना को पढ़ते हुए उस समय के जो कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स थे, उनके क्या मसले थे, क्या माहौल हुँ, था, कितना वो पढ़ पाते थे, और आपने एक वो जो महिला जो नेता जो चुनी जाती हैं, उनका हुँ, इसमें जो ज़िक्र है। तो इस तरह के करैक्टर भी एक ना एक निकल आते थे जो थोड़ा दुस्साहसी किस्म के हुँ। होते थे ना, तो इस बहाने उस दौर को समझना बेहतर होगा कि एक कहानी के ज़रिए हम हाँ, इतिहास को जानें। उस टाइम पर ये बात काफ़ी एक तरह से इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि किसी लड़की ने तब तक कॉलेज का चुनाव नहीं लड़ा था। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी कि एक लड़की, वो भी जो वहाँ की नहीं है, हुँ, नैनीताल की नहीं है, कहीं बाहर से आई है, हुँ। वो चुनाव लड़ रही है। तो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर ये। बिल्कुल, और आपने इंतख़ाब के आपके बहाने हम ज़हूरदा के तमाम उस काम को वहाँ हुँ। पे समझे कि कैसे-कैसे उनका काम था, हाँ। और कैसे आपने लिखा था कि मतलब कि कपड़ा नापते हुए कला मंच को एक नए मुकाम तक हाँ, उन्होंने एकदम देखिए, ये पहुँचाया। बहुत बड़ी बात है, मतलब कपड़े की दुकान तो उनकी एक तरह से, वो आज भी मुझे लगता है जो भी नैनीताल जाता है तो वो उनसे वो मिलने ज़रूर जाता है वहाँ पर। बिल्कुल, आज भी वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो बिल्कुल। नैनीताल स्कूल ऑफ ड्रामा के नाम हाँ। से जो जानते हैं। बहुत अ, बड़ा उनका उसमें योगदान रहा है। जी, और थोड़ा-सा और बताइए कि जो आपने इसमें अपनी यादें लिखी हैं, आपकी सहेलियाँ, हुँ। और वो आपका झुंड में जाना, और वो पूरा जो मतलब जो वर्णन है हाँ, उस समय का, उसको आज से आपको लगता है कि वो सब चीज़ें मिस हो रही हैं, आज मिसिंग हैं उस तरह का जीवन ना? आज तो इतनी फ़ास्ट लाइफ़ है। बहुत फ़ास्ट है। उसमें आपने ज़िक्र किया कि पूरी ज़िंदगी केवल ऑफ़र तक नहीं कर पाते हैं लड़के, प्रपोज़ नहीं कर पाते हैं। हाँ, और और कई आजकल तो कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आजकल तो आप देखिए कि एकदम आज फ्रेंडशिप प्रपोज़ होती कल है, ब्रेकअप। कल, हाँ, बिल्कुल। सब कुछ इंस्टेंट मैगी की तरह सब कुछ हो गया है। बिल्कुल।
तो और क्या बताना चाहेंगी आप इस किताब के बारे में? अशोक दा के किस्से आपने इसमें लिखे हैं, मैं चाहती हूँ कुछ आप उनके लिए बोलें। वो तो जो मैं बोल सकती हूँ वो मैंने इसमें लिख ही दिया है। हुँ, और तो कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, मुझे बस मतलब ये वो है पहले कि उनको एडमिशन नहीं मिला, हाँ, वो फिर वो क्योंकि बीएससी इतना सारा करके आए लिखते थे। थे कि आप सब लोग वहाँ से टाँपने लगे। फिर वो कुछ कविताओं के मंच में भी आपको दिखाई दिए, है हाँ, ना? आपने कहा ये तो हाँ। सब जगह है। हुँ, ये सही हुआ था। तो हम जल्दी आपकी अगली रचना का इंतज़ार करेंगे तमाम सारे पाठक, है ना? और इस प्यारी सी खूबसूरत किताब के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एक आपने इनरिच किया है हमारे साहित्य को हाँ, हाँ। और हम चाहते हैं कि आप खाली न बैठें, लिखें, ज़रूर। है ना? पाठकों के लिए तब भी आपको लिखना पड़ेगा, हिंदी हाँ, साहित्य के लिए लिखना हाँ, पड़ेगा। हाँ। तो आपने इतना वक़्त निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया स्मिता जी। थैंक यू जी, सो जी, मच। जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो स्मिता जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।